नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों को जो भी अपना प्यारा प्यारा कमेंट्स और सपोर्ट मुझे देते हैं उन सब के बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगी और उन सब को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन सब के इतने ज़्यादा सपोर्ट और इतने सारे प्यार के लिए मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ना और आप सबके फीडबैक्स जानना बहुत अच्छा लगता है और मुझे उससे काफ़ी हिम्मत भी मिलती है। मुझे जानकर खुशी होती है कि आप सब मेरे काम को इतना ज़्यादा सराह रहे हैं। उसमें से मेरे सबसे पहले दोस्त हैं जिनका नाम है अमित, दूसरे हैं आकाश, तीसरे हैं राजेश गरेवाल जी। अमित और आकाश जी, आप दोनों के इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है और थैंक यू सो मच। राजेश जी, आपके लिए मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं थी। आप अपने तबीयत का पहले ख्याल रखें और अपना सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। और हाँ, आप सब अपना नाम देते हैं, उसके साथ साथ अपने जगह का नाम देना बिल्कुल न भूलें। हमारे साथ हमारे नए इस परिवार में जुड़े हैं कोमल जी, जो कि हैं बनारस से, और एक नए दोस्त हैं जिनका नाम है सुमित पाटिल, जिनकी जगह मुझे नहीं पता है। आपके भी फीडबैक्स के लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। नवीन शर्मा जी, जो कि हैं पटियाला पंजाब से, और अनीश जी, जो कि हैं पाकिस्तान से, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी होती है ये जानकर कि मुझे प्यार करने वाले और सपोर्ट करने वाले लोग कहाँ कहाँ से हैं। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देती है। आप सबका दिल से मैं एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। आप सब प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है छोटू की। छोटू, जो कि अपने घर का इकलौता लाडला बच्चा था। छोटू काफ़ी शरारती था। इस वजह से उसके माता पिता उससे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो कभी कभी उसके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो जाया करते थे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कई बार हमें बच्चों को कई चीज़ें सिखाने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ता है। आज छोटू 8 साल का हो गया था और आज उसके 8 साल पूरे होने पर उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। उसका कमरा पूरे गिफ्ट से भरा हुआ था। सारे गिफ्ट वो बारी बारी खोलकर देख रहा था और इसी चक्कर में उसने आज सोने में बहुत ज़्यादा देरी कर दी थी। उसकी माँ उसके कमरे में आई और उसे डांटते हुए सोने के लिए कहने लगी, ये कहकर कि कल तो तुम्हारी छुट्टी है ना छोटू, तो फिर क्यों गिफ्ट खोलने में तुम्हें इतनी जल्दी लगी हुई है। चलो फटाफट सो जाओ, कल सुबह उठकर बाकी के गिफ्ट खोलने में मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। छोटू भी इस बात के लिए तैयार हो गया और छोटू बिस्तर पर जाकर सो गया। थोड़ी ही देर में उसकी आंख भी लग चुकी थी और जैसे ही उसकी आंखें लगी, उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके कमरे में रखे हुए गिफ्ट में हलचल हो रही है। गिफ्ट का जो रैपर आवाज़ करने पे जैसा सुनाई देता है, वैसी ही आवाज़ उसके कमरे में उसे सुनाई देने लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा कि उसके गिफ्ट कहीं उसकी मम्मी हटा तो नहीं रही, लेकिन छोटू ने जब आंख खोलकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। छोटू उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गया था और उसने इधर उधर एक बार नज़र दौड़ाकर देखी, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं था। जब कमरे में उसे कोई भी कहीं नहीं दिखाई दिया और उसने अपने सारे गिफ्ट सही जगह पर देखे, तब वो निश्चिंत होकर वापस से सो गया। उसकी आंख लगी ही थी
कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई पुकार रहा है, बार बार उसका नाम बुला रहा है, छोटू, छोटू, छोटू। उसे ये आवाज लगातार उसके कानों में सुनाई दे रही थी। तभी उसकी आंख खुल गई। उसने चारों तरफ फिर से एक बार कमरे में देखा, लेकिन कहीं भी कोई नहीं था। छोटू को ऐसा लगा जैसे सपने में उसे ये आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही छोटू फिर से अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगा, तभी उसे ये आवाज फिर से सुनाई देने लगी, छोटू, छोटू, मैं यहाँ पर हूँ। और छोटू इधर उधर देखने लगा। उसने कमरे में लाइट चालू करके भी देख लिया, लेकिन कहीं भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। छोटू ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के भी देखा, लेकिन वहाँ भी आसपास कोई नहीं था। छोटू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ लगातार कहाँ से आ रही है। जब जब छोटू अपने कमरे में आता, ये आवाज़ बढ़ जाती। कमरे के बाहर जाते ही आवाज़ कम हो जाती। छोटू ने अब इस आवाज़ पर रिएक्ट करना शुरू किया। उसने कहा, कौन है? कौन मुझे बुला रहा है? ये किसकी आवाज़ है? छोटू बहुत ही मासूमियत से इस आवाज़ के पीछे का नाम जानने के लिए बेचैन था। तुम कौन हो? मेरे सामने आओ ना, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। थोड़ी देर तक वो आवाज़ अचानक से बंद हो गई और फिर छोटू वहीं अपने बिस्तर पर दुबक कर बैठा हुआ था, क्योंकि रह रह कर वो आवाज़ लगातार आ रही थी। वो छोटू का नाम पुकारने के अलावा कुछ कर ही नहीं रही थी। छोटू अब इतना डर चुका था कि वो अपने कमरे से बाहर जाने की हालत में भी अब नहीं था। थोड़ी देर तक लगातार छोटू को उसका नाम सुनाई देता रहा और उसके बाद पूरे कमरे में सन्नाटा सा पसर गया। छोटू थोड़ी देर तक डर के मारे रोते घबराते अपने कमरे में अपने बिस्तर पर कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसकी आंख जब खुली तो उसने सामने अपनी माँ को देखा। वो उसे लगातार हिला हिला कर उठा रही थी और जब छोटू ने अपनी माँ को देखा तब वो अपनी माँ से लिपट कर जोर जोर से रोने लगा। उसने अपनी माँ को रात में हुई सारी बात के बारे में एक एक करके बता दिया, लेकिन उसकी माँ ने ये सोचा कि छोटू डर गया है या फिर बातें बना रहा है। उसकी माँ ने उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने छोटू के सामने ऐसा ही दिखाया कि वो उसकी बातें मान रही हैं और उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, आज अगर कोई आपका नाम ऐसे लेना तो आप मुझे तुरंत बुलाओ, मैं आकर उसे पकड़कर पीटूंगी, फिर वो कभी ऐसी शैतानी नहीं करेगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपकी मम्मा है ना, चलो चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो और ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। छोटू अभी भी बार बार कमरे में चारों तरफ देख रहा था। छोटू को अभी भी डर लग रहा था। वो तुरंत हाथ मुंह धोकर फटाफट से अपने मम्मी और पापा के पास पहुंच चुका था। वहां उसने ब्रेकफास्ट किया और उसने अपने पापा को आज कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि माँ ने इस बात के लिए उसे मना किया था। उसके पापा ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस के लिए जा चुके थे। वो माँ के साथ आज अकेले वहीं किचन में बैठा हुआ था, जबकि अक्सर छोटू छुट्टी वाले दिन पर दोस्तों के साथ इस वक्त खेलने के लिए चला जाया करता था। उसकी माँ ने इस बात के लिए छोटू को कहा भी, लेकिन छोटू ने मना कर दिया। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटा आपके कमरे में जो गिफ्ट पड़े हुए हैं, जाइए जाकर उनको तब तक खोल लीजिए। देखिए आप कल रात को खोल रहे थे ना। लेकिन अब छोटू अपनी माँ को क्या बताए कि उसे अपने कमरे में भी जाने से डर लग रहा है। उसने इस बात के लिए भी मना कर दिया और अपनी माँ से ये कहा कि वो आज अपनी मम्मी के साथ किचन में ही रुकना चाहता है।
थोड़ा बहुत जो भी मम्मा कहेंगी वो मैं हेल्प करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर उसकी मम्मा हंसने लगी और उन्होंने टीवी चालू करके छोटू को टीवी देखने के लिए कह दिया। छोटू भी चुपचाप टीवी देख रहा था, लेकिन अचानक छोटू को ऐसा लगा जैसे टीवी का चैनल आगे बढ़ ही नहीं रहा है और अचानक से छोटू को टीवी से वही रात वाली आवाज़ आने लगी। छोटू चीख कर वहाँ से उठ भागा और उसके हाथ से रिमोट छिटक कर नीचे ज़मीन पर गिर गया। यह आवाज़ सुनते ही उसकी माँ तुरंत भागकर हॉल में आ गई और उन्होंने छोटू को सोफे के पीछे छुपा हुआ देखा। वहाँ से छोटू को बाहर निकालकर उन्होंने अपने गले से लगाते हुए छोटू से जानने की कोशिश की। छोटू ने जब ये बताया कि टीवी से भी वैसी ही आवाज़ आ रही है, छोटू की माँ इस बात पर अब थोड़ा सा चिढ़ गई। उन्होंने कहा, ये तुमने क्या लगा रखा है? रात को कमरे में आवाज़ आती है, दिन में टीवी से आवाज़ आती है। क्या चल रहा है छोटू? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ऐसा नहीं होता है। और टीवी से अगर आवाज़ आ रही होती तो मुझे भी सुनाई देती ना। मैं तो यहीं थी किचन में, मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई। अब छोटू अपनी माँ को क्या और कैसे बताए? छोटू को तो वो आवाज़ सच में आ रही थी, रात में भी और अभी भी। छोटू अब टीवी तक नहीं देखना चाहता था। वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो अपनी माँ से दूर होने को तैयार ही नहीं था। लेकिन उसकी माँ इन चीज़ों से काफ़ी गुस्सा हो रही थी, क्योंकि उनको काम करने में तकलीफ़ हो रही थी। उन्होंने जैसे तैसे छोटू को घर के बाहर उसके दोस्तों के साथ खेलने के लिए भेज दिया और छोटू अपने दोस्तों के साथ खेलने के बजाय सामने एक बेंच पर बैठकर अपने दोस्तों को खेलते हुए देख रहा था। इधर उसकी माँ घर पर घर के काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी। थोड़ी ही देर बाद छोटू का एक दोस्त भागता हुआ उसके घर पर आया और उसकी माँ से ये बताने लगा कि छोटू को कुछ हो गया है। उसने कहा, आंटी आंटी, वहाँ पर ना छोटू को कुछ हो गया है। वो गिर गया, बेहोश हो गया। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और पता नहीं उसको क्या हो गया। आप चलिए मेरे साथ। उस बच्चे की सांसें बिल्कुल उखड़ी हुई थी, क्योंकि वो छोटू की वैसी हालत देखकर वहाँ से भागता भागता घर तक आया था। उसने तुरंत छोटू की माँ के हाथ को पकड़ा और अपने साथ लेकर वहाँ गार्डन में पहुँच चुका था। वहाँ छोटू सच में बेंच के ही पास बेहोश गिरा हुआ था। छोटू की माँ भी भागकर उसके पास पहुँच गई। उन्होंने तुरंत छोटू को उठाकर देखा तो छोटू बिल्कुल बेसुध बेहोश पड़ा हुआ था। उन्होंने कुछ पड़ोसियों की मदद से छोटू को उठाया और घर पर लेकर आ गई। घर पर लेकर आने के बाद उन्होंने तुरंत अपने पति और डॉक्टर दोनों को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर भी घर पर आ चुके थे और उनके पति भी। डॉक्टर ने चेक करने के बाद ये बताया कि छोटू बिल्कुल ठीक है। हो सकता है किसी चीज़ को देखने या सुनने की वजह से उसे थोड़ा शॉक लगा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया है। थोड़ी ही देर में उसे होश आ जाएगा। अभी भी छोटू की माँ ने वो बात सबसे छुपा कर रखी थी कि छोटू को ऐसी कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। लेकिन डॉक्टर और बाकी सबके वहाँ से जाने के बाद छोटू की माँ ने अपने पति को सारी बातें बता दी। ये बातें सुनते के साथ ही छोटू के पिता भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, इसे पागलपन के दौरे आने लगे हैं क्या? क्या हो रहा है इसके साथ? और तुमने ये बातें डॉक्टर को क्यों नहीं बताई? डॉक्टर को ये बातें बताना ज़रूरी है कि अगर सच में इसे भी पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं तो इसका इलाज समय पे हो सके। ये बात सुनने के बाद छोटू की माँ को ये अपनी गलती तो लगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।
वो चुप रहीं। थोड़ी देर में छोटू को होश आ गया था, लेकिन अब शाम हो चुकी थी। अंधेरा छा चुका था। छोटू के कमरे की लाइट जल रही थी। तभी अचानक शाम के 8 बजे ही उसके कमरे में इस वक्त कोई नहीं था। अचानक छोटू को फिर से वही आवाज़ सुनाई देने लगी और उस आवाज़ ने आज छोटू का नाम पुकारने के अलावा छोटू से बात भी की। उसने कहा, छोटू, किसी को मत बताना कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ। मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम प्लीज़ किसी को मत बताओ कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, वरना ये लोग तुम्हें भी पागल बना देंगे, जैसा इन लोगों ने मेरे साथ किया। अब छोटू को ये आवाज़ डरा नहीं रही थी। छोटू इस बात को आगे जानना चाहता था, सुनना चाहता था। उसने कहा, तुम अगर मेरी बहन हो तो तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज़ आ रही है। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती और मुझे ऐसे डरा क्यों रही हो? छोटू को वहाँ पार्क में भी यही आवाज़ सुनाई देने की वजह से वो डर के मारे बेहोश हो गया था और अब वो आवाज़ उससे बात कर रही थी। वो ये कह रही थी कि वो उसकी बहन है। क्या ये सच है? क्योंकि छोटू को अपनी किसी बहन के बारे में कोई बात नहीं पता थी। तभी उस आवाज़ ने जवाब में कहा, मैं तुम्हारी बहन ही हूँ और मेरे बारे में यहाँ किसी को नहीं पता है, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं। मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। छोटू एक मासूम बच्चा था। उसने सारी बातों पर भरोसा कर लिया और भरोसा करने के बाद छोटू ने अपनी माँ को, पिता को, किसी को भी अब इस बारे में ना बताने का फैसला कर लिया। छोटू अब काफ़ी नॉर्मल बिहेव कर रहा था। छोटू के मम्मी पापा को अब ऐसा लग रहा था कि ये डॉक्टर के दिए गए मेडिसिन का असर था। वो इस बात से अब काफ़ी खुश थे। किसी ने भी पिछली बातों को लेकर कोई जिक्र नहीं किया। सब ने साथ में खाना खाया और खाना खाने के बाद छोटू रोज़ की तरह अपने कमरे में सोने के लिए आ चुका था। वो बार बार उसी आवाज़ के आने का इंतज़ार कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि वो आगे की बात जान सके। लेकिन छोटू के बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो आवाज़ नहीं आ रही थी। अचानक रात के 2 बजे वो आवाज़ फिर से छोटू के कमरे में गूंजने लगी। उस आवाज़ से छोटू की नींद खुल गई और छोटू उठकर तुरंत अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने आगे सवाल जवाब करना शुरू किया, लेकिन वो आवाज़ छोटू के सवालों का जवाब नहीं देकर एक अलग ही कहानी बुन रही थी। उसने छोटू से कोई काम करवाने का तय किया। उसने छोटू को कहा, छोटू, ये जो हमारा घर है ना, इसके मेन गेट के सामने जो तुलसी का पौधा लगा है, उस पौधे को तुम वहाँ से निकाल दो और उस तुलसी के पौधे के नीचे एक छोटी सी डिबिया रखी है, उस डिबिया को वहाँ से निकाल कर खोलना। फिर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी और मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। छोटू तो इतना मासूम था कि उसे कोई भी बात अब आगे समझ में ही नहीं आ रही थी। उसे सच में ऐसा लग रहा था कि ये उसकी बहन की ही आवाज़ है और छोटू उसी वक्त चल पड़ा तुलसी के पौधे को निकालकर उस डिबिया को ढूंढने। सच में छोटू ने घर के बाहर निकलकर तुलसी का पौधा जैसे तैसे खोदकर उस जगह से हटा दिया और थोड़ी और खुदाई करने के बाद छोटू को सच में वहाँ एक लाल रंग की डिबिया मिली, जिस डिबिया को कुछ
कपड़े और रक्षा सूत्र से बांधा गया था। उस डिबिया को उसने उस रक्षा सूत्र से आज़ाद कर दिया और उस डिबिया को उसने जैसे ही खोला, तुरंत वहाँ पर एक अजीब सी परछाई सामने आ गई और वो काली परछाई तुरंत छोटू के देखते ही देखते वहाँ से गायब भी हो चुकी थी। छोटू वो परछाई को देखकर वहीं बेहोश होकर गिर गया और जब सुबह छोटू की आँख खुली तब छोटू अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके सामने उसके माता पिता दोनों खड़े थे। उन दोनों के नज़र में काफ़ी सारे सवाल थे, लेकिन उन्होंने इन सारे सवालों को दरकिनार करके छोटू से पहले उसके हाल चाल के बारे में जानने की कोशिश की। छोटू ने जब ये कहा, हाँ मैं ठीक हूँ मम्मा, बस पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और अजीब सा लग रहा है। इस पर तुरंत उसके पिता ने एक सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा, तुम रात को बाहर क्या कर रहे थे और वो तुलसी का पौधा वहाँ से किसने निकाला? इस पर छोटू ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप अपने तकिए में अपना मुंह छुपाने की कोशिश की। उसकी माँ ने अपने पति को थोड़ा शांत करते हुए कहा, आप देख रहे हैं ना, अभी उसकी तबीयत खराब है, वो कि पता नहीं कैसा महसूस कर रहा है और आप उससे इतने सारे सवाल लेकर बैठ गए हैं। आप जाइए, मैं देख लूँगी किसने क्या किया है क्या नहीं। इतना सुनकर उसके पिता गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से निकलकर जा चुके थे। छोटू की माँ ने छोटू को बड़े प्यार से सहलाया और उससे जानने की कोशिश की। छोटू ने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया और छोटू ये कहकर इन बातों से छुटकारा पाना चाहता था कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है और उसे भूख भी लगी है। माँ ने ये सुनते ही तुरंत छोटू के लिए खाने का इंतज़ाम किया और खाना लाकर छोटू को खिलाने की कोशिश करने लगी। छोटू ने तुरंत सारा खाना ख़त्म कर लिया। छोटू लगातार खाने की मांग करता जा रहा था। छोटू आज कुछ ज़्यादा ही खाना खा रहा था, इतना जितना कि उसने आज से पहले कभी नहीं खाया था, क्योंकि छोटू भी उन आम बच्चों की ही तरह था जो बच्चे खाने पीने में बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। लेकिन आज छोटू को ये क्या हो गया था? उसकी माँ को ये चीज़ें काफ़ी अजीब लग रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और छोटू ने आज खाने में उन चीज़ों की मांग की जो चीज़ें छोटू पहले कभी नहीं खाया करता था। आज काफ़ी सारी चीज़ें छोटू के अंदर काफ़ी अलग थी, लेकिन इस बात को एक तरफ करते हुए माँ ने अपने माँ होने का फ़र्ज़ निभाया। छोटू की सारी मांगें पूरी करती गईं। दोपहर हो चुकी थी। अब छोटू की माँ खाना बनाते बनाते परेशान हो चुकी थी। उन्होंने इस चीज़ के लिए छोटू को अब मना किया। उन्होंने कहा, बेटा अब बस हो गया, आज आपको क्या हो गया है? आप इतना ज़्यादा खाना खा रहे हो, आप अपनी तबीयत खराब कर लोगे। लेकिन छोटू ने तुरंत दांत किटकिटाते हुए अपनी माँ से कहा, मुझे खाना और चाहिए, मुझे भूख लगी है, खाना दो। ये बात सुनते ही छोटू की माँ अब काफ़ी घबरा चुकी थी। छोटू इस तरह से कभी भी अपनी माँ से बात नहीं करता था। उसकी माँ अब इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि उन्होंने तुरंत अपने पति को फ़ोन लगाया और सब कुछ अपने पति को बता दिया। वो भागकर उस तुलसी के क्यारे के पास पहुंची और वहां खोदकर कुछ ढूंढने की कोशिश भी करने लगी। जब उनके बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी जो चीज़ वो ढूंढ रही थी वो नहीं मिली, तब उनके मन का वहम अब पक्का हो चुका था। उन्होंने तुरंत फ़ोन करके किसी और को भी घर पर बुला लिया और
दोनों एक साथ घर पर आ चुके थे। वो इनके घर के पंडित थे और पति। दोनों ने घर में एक साथ जब एंटर किया तब पति को ये बातें समझते देर नहीं लगी कि वो तुलसी का पौधा वहाँ से हटना, छोटू का वहाँ पर रात भर बेहोश रहना, इन सब के पीछे क्या हुआ होगा। पंडित जी तुरंत छोटू के कमरे में पहुँचे और उन्होंने बिना छोटू को देखे ही ये बताया, अनर्थ हो गया। हमने जिस चीज़ को कैद किया था वो वहाँ से आज़ाद हो चुकी है। अब तुम्हारे बेटे को भी कोई नहीं बचा सकता है। वो अब तुम्हारे बेटे की भी बलि लेकर ही मानेगी। इस पर छोटू के पिता और माता दोनों घबरा चुके थे। दोनों ने तुरंत पंडित जी के पैर पकड़ लिए और रोते हुए पंडित जी से अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। उन्होंने कहा, प्लीज़ प्लीज़ पंडित जी कुछ भी कीजिए। मैं अपनी बेटी को तो खो चुकी हूँ, मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। हमारी मदद कीजिए, प्लीज़ कुछ कीजिए। पंडित जी ने साफ साफ कहा, मैंने तुम दोनों को ये बात पहले ही बताई थी। चाहे जो भी हो जाए वो इस जगह से आज़ाद नहीं होनी चाहिए और तुम दोनों को ये घर सालों पहले ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी तो ये अनर्थ तो होना ही था। इस पर दोनों माता पिता बेबस होकर सिवाय पंडित जी से मदद की उम्मीद करते हुए रोने गिड़गिड़ाने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। पंडित जी कहीं ना कहीं इन बातों को समझ रहे थे। उन्होंने जैसे तैसे छोटू के कमरे में जाकर अनुष्ठान करना प्रारंभ किया। जैसे जैसे वो अनुष्ठान मंत्रों का जाप होता जा रहा था वैसे वैसे छोटू अजीब अजीब हरकतें करता जा रहा था। छोटू अब हवा में इधर से उधर तैर रहा था। फिर पंडित जी ने उसके माता पिता की मदद से छोटू को बिस्तर से बांध दिया। छोटू लगातार अजीब से आवाज़ में दांत किटकिटाता हुआ अपने माता पिता और पंडित को लगातार धमकी दिए जा रहा था, लेकिन पंडित जी के मंत्र उच्चारण रुक नहीं रहे थे। ये मंत्र उच्चारण, ये जाप उस पूरे दिन चलने के बाद आज छोटू बेहोश हो चुका था। लेकिन पंडित जी ने कहा, अब किसी भी हालत में आप दोनों को इस कमरे में 2 दिन तक प्रवेश नहीं करना है। मैं इस कमरे को एक अभिमंत्रित रक्षा सूत्र से बांध कर जा रहा हूँ। वो बार बार ये कोशिश करेगा कि आप इस कमरे को खोल दें ताकि वो आज़ाद हो जाए, लेकिन खबरदार, अगर आप लोगों ने ये गलती कर दी तो आप अपने बेटे से भी हाथ धो बैठेंगे। दोनों माता पिता 2 दिन तक वैसे ही उसी कमरे के बाहर लगातार कभी छोटू की आवाज़ में रोने गिड़गिड़ाने की आवाज़ें सुनते तो कभी किसी और की आवाज़ में दांत किटकिटाने और धमकी देने की आवाज़ें। लेकिन माता पिता ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे को नहीं खोना था। 2 दिन के बाद पंडित जी वापस घर में आए। उन्होंने उस रक्षा सूत्र को खोला और खोलकर कमरे में प्रवेश किया। पंडित जी ने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया था, लेकिन कमरे में आज पंडित जी के मंत्र उच्चारण के साथ साथ 3 और अलग अलग लोगों के मंत्र उच्चारण की आवाज़ें आ रही थीं। ये कैसे था, क्यों था, ये बात कभी भी किसी को पता नहीं चली। लेकिन उन मंत्र उच्चारणों के बाद अचानक से पूरे घर में सन्नाटा छा चुका था और 1 घंटे के अंदर ही पंडित जी कमरे से बाहर आ चुके थे। उनके हाथ में कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने कपड़े से ढक रखी थी। उन्होंने कहा, अब आपका बेटा सुरक्षित है और आपको ये घर छोड़कर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आज के बाद मैं कभी भी आप लोगों से नहीं मिलूँगा।
इन सारी चीज़ों के पीछे क्या बात थी, ये बात कभी भी उन्हें नहीं पता चली और वो पंडित जी वहाँ से जा चुके थे। छोटू के ठीक होने के बाद उसके माता पिता ने छोटू को ये बातें तो नहीं बताई, लेकिन सच में छोटू की एक बड़ी बहन थी जिसके साथ ऐसी कोई शक्ति लग चुकी थी जिसको समय पर नहीं बचाया जा सका। और जब उसके अंदर से उस आत्मा को निकाला जा रहा था, तब इस क्रिया में उस बच्ची की जान चली गई थी। उस वक्त उसकी भी उम्र 8 साल की ही थी। उस वक्त जब उस आत्मा को कैद किया गया था, तब उस आत्मा ने ये साफ साफ कहा था कि वो फिर से इस घर में लौट के आएगी और इस घर के कुल का विनाश कर देगी। उस वक्त उस आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करना संभव नहीं था। इस वजह से उसकी सुरक्षा हेतु पंडित जी ने वहाँ तुलसी के क्यारे में उस आत्मा को उस डिब्बी में डालकर बंद किया और उसे उस तुलसी के पौधे के नीचे दफना दिया गया था। उस तुलसी के पौधे से उस आत्मा का बंधन किया गया था, जिस बंधन को उस आवाज़ के जरिए उस आत्मा ने छोटू से आज़ाद करवाया और छोटू पर हमला कर दिया। वो छोटू को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद छोटू की ज़िंदगी बाकी बच्चों की तरह सामान्य हो गई, लेकिन ये सामान्य ज़िंदगी पाने के लिए उसे कुछ समय तक इन चीज़ों से जूझना पड़ा। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक शेयर से मुझे बहुत हिम्मत और मदद मिलती है। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।